कोई राष्ट्राध्यक्ष निकलता है, सब कुछ हो चुका, फिर वापस आता है, फिर बतियाता है और उसके बाद निकलता है। पुतिन साहब तो चल दिए। तुमको लोग बता रहे हैं कि तुम गायब हो जाओगे 29 में, तुम्हारा पता नहीं चलेगा। और जहां तक अंतरराष्ट्रीय कूटनीति या राजनीति की बात है, उसमें तुम्हारा बिग जीरो है। फिर बौखला और गीता किसे दी जा रही है? एक वामपंथी राष्ट्र, एक वैसा देश जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता, नास्तिक देश, जहां की ज्यादा संख्या नास्तिक है। और इसके साथ मैंने जो लिखा है उसके बाद दर्शकों को कहूंगा आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। और फिर वही वाली बात आ जाती है, जो बैठे हैं बगल में भाजपा के प्रवक्ता भकुआ बने दुनिया को। राष्ट्रपति पुतिन भारत की लगभग 30 घंटे की यात्रा समाप्त करके वापस लौट चुके हैं, लेकिन वापस लौटने का जो फ्रेम है सर, वो भी अद्भुत है। आप किसी राष्ट्राध्यक्ष को इस तरह नहीं देखे होंगे कि जब वो वापस लौट रहे हों, उस समय में हाथ मिलाने के बाद वो थोड़ी देर तक रुक जाते हैं। किसके साथ? वही अपने विदेश मंत्री के पास। ये चल दिया और फिर रुक रहे हैं, देखिए रुक रहे हैं, फिर बात कर रहे हैं। अब यहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, उनकी टीम है, और जब विदाई हो गई तो देखिए होता ना अंतिम समय, जब आप बहुत ज्यादा किसी के यात्रा में कहीं आप जाते हैं, कहीं किसी मेहमान नवाजी में, जब आप वहां बहुत प्यार पाते हैं तो लौटते समय आप कई बार रुकते हैं। अब देखिए इस तरह की वीडियो आपने कभी नहीं देखा होगा, मुझे तो याद नहीं आ रहा। कोई राष्ट्राध्यक्ष निकलता है, सब कुछ हो चुका, फिर वापस आता है, फिर बतियाता है और उसके बाद निकलता है। पुतिन साहब तो चल दिए रसिया के लिए। 30 घंटे की यात्रा खत्म हो गई, 56 इंच का सीना दुनिया ने देखा और पुतिन ने ये बाय बाय भी कर दिया। लेकिन कुछ लोग भोज खाने के लिए बेताब थे कि रात का भोज हमको नहीं मिला, हमारे बचवा को नहीं मिला, हमको नहीं मिला, अम्मी को नहीं मिला। कल तक लोग बेचैन थे इस बात को लेकर के, शांत थे पूरा वामपंथी गैंग, क्योंकि रसिया है, तो रसिया को तो भाई खैरात खाए, और रसिया से सालों तक तो पूरा वामपंथी गुंडे कल तक शांत थे, पूरा कांग्रेस के खैराती शांत थे। जो ही आका को भोज नहीं मिला, परेशान हो गए। आज नाचने लगे, लीडर अपोजिशन को क्यों नहीं बुलाया, कांग्रेस अध्यक्ष को क्यों नहीं भोज पे बुलाया। सरकार भी गजब है भाई साहब। शशि थरूर को भोज पे बुला लिया, वो भोज खाने पहुंच गया, दाल भात भुजिया खा लिया वो वहां जाकर के। और सबसे अहम ये सर कि पीएम अपने ने गीता थमाया, तो सब कुछ शुरुआत में कल गीता क्या समझेगा, गीता करे चोट्टे, वो रसियन भाषा में गीता दी गई, बौरा गए सब, पूरा सबका वामपंथ निकल गया। ये कम्युनिस्ट राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को भारत के प्रधानमंत्री ने गीता सौंपा, और उसके बाद रात का भोज हुआ, शानदार भोज। तो न बुढ़ऊ खड़गे गया, ना अम्मी सोनिया गई, न पप्पू गया। तो मतलब भोज नहीं मिला तो इतना बेचैन हो जाएंगे। खड़गे को भी नहीं बुलाया अवनीश जी, ना तो बुलाया राहुल। और पूरा जो राजीव शुक्ला के चेले चपाटे हैं, वो कह रहे खड़गे को तो बुलाना चाहिए था, खड़गे को क्यों नहीं बुलाया। ठीक है कि राहुल गांधी देश के बारे में ऐसा बोलते हैं, खड़गे तो कांग्रेस अध्यक्ष है, उनको तो दाल भात भुजिया खिला देना चाहिए था। ये प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वो प्रधानमंत्री हैं इस देश के, और वास्तव में वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश के बारे में सोचते हैं। तो उन्होंने इनको बताया कि तुम लोग जितना दंगा नाच करते हो तो उस पर तो रोक नहीं लगाते, इनको जेल नहीं भेजते, लेकिन इनको इनकी औकात बताते हैं मौकों पर। ये बिल्कुल बुलाने लायक नहीं थे, ये कतई बुलाने लायक नहीं थे, और प्रधानमंत्री मोदी ने इनको नहीं बुलाया, इसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद। इस सिवाय गंदगी फैलाने के कोई काम ना करते। और आज फिर उन्होंने रोना रोया कि वो ये भोज के अलावा कि पुतिन से मुलाकात क्यों नहीं करवाई। आज मनीष एक बात और पूछता हूँ, कल तो मैंने बताया था और उस बात को दर्शकों ने देखा होगा टेलीविजन, तो आज कई लोगों ने कहा, और कई जो पुराने राजदूत रहे हैं, राजनयिक रहे हैं, उन सब ने वही बात कही जो कल मैंने कही थी कि जो राष्ट्राध्यक्ष आता है विदेश से, वो अपने मेहमानों की सूची स्वयं देता है कि हम इनसे मिलना है, इनसे नहीं मिलना है, और उसी के हिसाब से हम लोगों को बुलाते हैं। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। और मनीष जी, दीपक बोरा जिसका हम लोग अक्सर बात करते हैं, जो पहले दूरदर्शन में शुरुआत में आते थे, बिल्कुल इनके यंग एज थी, बाद में वो आईएफएस में हो गए तो वो राजनयिक हो गए। उन्होंने एक उदाहरण देके बताया कि मैं कोई राष्ट्राध्यक्ष विदेश से आया था और उसको मैं ताजमहल घुमाने के लिए ले गया था, और वहां पे कहीं एक उद्योगपति जो उन्हीं के देश का था संभवतः, या हिंदुस्तान का था, मैं समझ नहीं पाया, और कहीं वो वहां पे सिर्फ इसीलिए था कि मेरी उनसे मुलाकात हो जाए, और उन राष्ट्राध्यक्ष ने कहा कि मैं इस आदमी से मिलना नहीं चाहता। तो जाहिर सी बात है कि मैं जबरदस्ती थोड़ी मिलवा देता। तो ये स्थितियां होती हैं। तो मैंने कल भी कहा था और आज फिर कह रहा हूँ, ये अपने कपड़े स्वयं उतारना निश्चित तौर पे
निश्चित तौर पर पुतिन ने मना किया होगा कि इस आदमी से हमें नहीं मिलना है। इस आदमी से हमें नहीं मिलना, क्योंकि पुतिन हम लोग जो बात करते हैं कि पुतिन बड़े सहृदय हैं और मोदी से बड़े अच्छे संबंध हैं, लेकिन ये सब कहते समय एक बात हम लोग भूल जाते हैं। मैंने कल याद दिलाया था कि 1975 से वो आदमी केजीबी की सेवा में था, केजीबी। और केजीबी दुनिया की सबसे निर्मम संस्था है, सबसे निर्मम। मोसाद के बाद अगर आप कहिए तो केजीबी है, उसके बाद सीआईए आता है, मोसाद के बाद केजीबी ही ऐसे कि बहुत निर्मम। और उस संस्था में पुतिन ने 18 साल गुजारे, उसके बाद वो राजनीति में आए, तब वो राष्ट्रपति बने हैं। तो पुतिन को मना करने में कोई बड़ा लोक लाज संकोच कतई नहीं हुआ होगा। और अभी बताऊंगा केजीबी करती क्या थी। ये जो कांग्रेसियों का बड़ा भूत सवाल है, इस पर भी अभी हम लोग आएंगे। तो पुतिन ने मना कर दिया, तो मोदी का लड़ जाते क्या कि नहीं नहीं इससे मुलाकात करनी है। और ये बात अच्छे से समझ लीजिए, मनीष जी, बड़ा स्वाभाविक सा है कि कोई जो विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आता है तो वो उस आदमी से मिलना चाहता है, विपक्ष की बात कर रहा हूँ, उस विपक्षी नेता से मिलना चाहता है जिस विपक्षी नेता के अंतरराष्ट्रीय राजनीति के संबंध में कोई विचार हो और जिसमें भविष्य की कोई संभावना दिख रही हो कि आज नहीं 5 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद ये आदमी देश का कोई महत्वपूर्ण पद पा सकता है। तुमको लोग बता रहे हैं कि तुम गायब हो जाओगे, 29 में तुम्हारा पता नहीं चलेगा। और जहां तक अंतरराष्ट्रीय कूटनीति या राजनीति की बात है, उसमें तुम्हारा बिग जीरो है। तो तुमसे क्यों मिलेगा भाई पुतिन? पुतिन ने तुमसे मिलने की कोई इच्छा नहीं जताई, तो प्रधानमंत्री मोदी जबरदस्ती। अटल जी लीडर अपोजिशन थे तो अटल जी मिलते थे भाई, अटल जी बन करके तो रहो। मनमोहन सिंह ने भेजा था, ये नरसिम्हा राव जी ने भेजा था अटल जी को, तो भाई पीएम मोदी ने भी तो भेजा था असदुद्दीन ओवैसी को, शशि थरूर को, पूरी टीम को। लेकिन नहीं बताता हूँ, मैं बताता हूँ मनीष जी, मैं बताता हूँ, इसके तो बुद्धि कपाट खुल जाएंगे। मैं बताता हूँ, जो पुराने लोगों, सीनियर सिटीजन उस समय जो उनको अच्छे से याद होगा कि जिस समय जगुआर विमान खरीदा था हिंदुस्तान ने इंग्लैंड से, और उस समय जब सौदा हुआ था तब जो उसका रेट तय हुआ था, और उसके बाद जब डिलीवरी हुई, पेमेंट का समय आया, तो रुपए और पाउंड के जो विनिमय दर थी उसमें परिवर्तन आ चुका था। और इंग्लैंड अड़ गया कि हम जो अब करंट रेट है, हम इस रेट से जगुआर के पेमेंट लेंगे, यानी जगुआर जहाज महंगा पड़ा भारत को, क्योंकि जिस समय समझौता हो तब रेट कुछ और था और बाद में रेट बढ़ गया पाउंड का। तो उस समय राजीव गांधी ने अपने घोड़े खोल दिए थे इस अधेड़ के बाप ने, जिसका नाम था राजीव गांधी। और ये ब्रिटेन जो है टच से मस नहीं हो रहा था। और मनीष जी, वो उस समय आपके नाथूराम मिर्धा थे या रामनिवास मिर्धा, मैं दोनों में से न भूलो, मेरे ख्याल से नाथूराम मिर्धा थे। वो उसमें राजीव गांधी की सरकार में मंत्री हुआ करते थे, और उन्होंने राजीव गांधी से कहा था, यहाँ आप देखते होंगे मनीष जी, कांग्रेसी बड़ा बौराते कि अटल जी बीमार पड़े थे तो राजीव गांधी ने उनको अमेरिका भेज दिया था, उनका इलाज हो गया था। असली बात नहीं बताते ये, जो जाके अटल जी किस करामाती नेता थे। और नाथूराम मिर्धा ने कहा था कि इस समझौते को पुराने रेट पे एक ही आदमी करवा सकता है, और उसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। ये मैं 85 से 90 जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री था तब का किस्सा है, ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा। और उसका कारण ये था कि मनीष जी, जो इंग्लैंड में, ब्रिटेन में जो रानी होती है, रानी या राजा, उसका पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं होता कि वो सरकार के काम में हस्तक्षेप करे। लेकिन ये वहां की परंपरा रही है, और पिछले कई सौ साल की परंपरा रही, जब से वहां पे लोकतंत्र आया है, कि अगर किसी बात पर रानी वीटो डाल दे, कोई बात टोक दे, तो सरकार उसको मान लेती है। उसमें सरकार अभी बहस नहीं करती, क्योंकि रानी या राजा जो है वहां पे, वो कभी 150 साल में ही ऐसी कोई घटना होती कि वो सरकार के काम में हस्तक्षेप करे, अन्यथा वो कभी नहीं करते। और तब कहा था नाथूराम मिर्धा ने कि अटल बिहारी वाजपेयी अगर क्वीन से बात करेंगे इंग्लैंड ब्रिटेन की, और वो अगर कह देंगी, तो ये समझौता उसी रेट पे हो जाएगा जिस रेट पे पहले तय हुआ था। और राजीव गांधी ने बुलाकर अटल बिहारी वाजपेयी से बात की थी। अटल बिहारी वाजपेयी बात करने को तैयार हुए, इंग्लैंड गए, उन्होंने क्वीन से बात की, और क्वीन ने उनकी बात को नहीं टाला। और उसके बाद उसके बाद जो जगुआर का सौदा हुआ था, वो उसी पुराने रेट पे हुआ। तो ये होता है नेता विपक्ष, ये होती नेता विपक्ष की हैसियत कि देश का प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के खड़ा था कि ये समझौता कराओ, अन्यथा बड़ा नुकसान हो जाएगा देश का। और उस अटल बिहारी वाजपेयी से इस अधेड़ की तुलना होगी? मतलब क्या बोलूं, कोई तुलना हो सकती है? और ये मैं बता रहा हूँ कि इस अधेड़ को ना समझ में आ रहा हो, कांग्रेसी चाटपारों को ना समझ में आ रहा हो, तो जाके इतिहास के पन्ने जरा टटोलना, तो समझ में आ जाएगा कि जगुआर जो जहाज आज भी है, अब तो शायद उसको रिटायर कर दिया,
वो अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से था। अटल बिहारी वाजपेयी ने वो समझौता कराया था। लेकिन ये हर आदमी के साथ बराबरी करने लगता है। हाँ, ये किसी मतलब का नहीं। मुझको इसके ऊपर एक शेर याद आता है मनीष जी। हमारे लखनऊ के कवि थे वाहिद अली वाहिद, गजब राष्ट्रवादी कवि थे। और उन्होंने कहा था कि एड़ियां उठाए पंजों पे खड़े हैं, एड़ियां उठाए पंजों पे खड़े हैं, बौने ये समझते हैं हम वो सबसे बड़े हैं। ये बड़े हैं। इसको ये उसी को ये इसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। एड़ियां उठाए पंजों पे खड़ा और समझ रहा है सबसे बड़ा मैं हूँ। तो तुमसे बड़े बहुत लोग हैं और तुम्हारी औकात तो पुतिन के दौरे से पता चल गई। मतलब सरकार ने भी औकात बता दी है इनको। ये हाँ, जो सोच रहे थे कि भैया मेनू क्या क्या बना जाता था ना लालू यादव क्या खाने के लिए, मटन बनाना, मटन सीखना और वो स्टाइल में खा भाई, अब मेरा टर्न हो चुका है। तो ये इंतजार करता रहा कि नहीं मिलने के लिए कम से कम भोज पे बुला लेंगे तो जरूर धप्पा मार देंगे हम। वो ना हम लोग लुका छिपी बचपन में खेलते थे, धप्पा मारते थे। तो इसे लगा कि ठीक ऐसे तो नहीं मिला, भोज में तो बुलाइबे करोगे, भोज कैसे छोड़ोगे भाई, भोज में तो भोज तक में भी नहीं बुला। तो पूरा जितना उसको बोला चमचों का गैंग तो सब पागल बना हुआ एकदम से। लेकिन इससे जरा एक चीज और है, जरा इस पे भी ऐड कीजिएगा, लोग भूल ना जाए। गीता जो दिया गया, अब तक मुगल कालीन सिक्के दिए जाते थे, मुगल कालीन यादें, ताजमहल दिखाया जाता था। एक ताजमहल वामपंथी राज एक वामपंथी ताजमहल की राष्ट्र रेप्लिका समस्या ताजमहल की रेप्लिका दी जाती थी। रेप्लिका दी जाती थी। हाँ, याद दिलाया आपने। उसकी जगह पे गीता दी जा रही है। तो ये बौखला और गीता किसे दी जा रही है? एक वामपंथी राष्ट्र, एक वैसा देश जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता, नास्तिक देश, जहां जहां की ज्यादा संख्या नास्तिक है, जो वामपंथ में विश्वास करता है, कम्युनिस्ट देश है। तो ये बेचैनी गीता को लेकर के क्यों? मैं देख रहा पागल गाली देने लगे गीता को, अरे भगवान, सबको गाली देने लगे, यही तो तुम्हारी पूंजी है और है तुम्हारे पास क्या? नहीं नहीं, वो आया है जो, वो भी एक बड़ा नाटकी है, जिसे आंदोलन जीवी है और वो दंगाई दंगाई भी है। वो हन्नान मुल्ला कम्युनिस्टों का नेता है, लेकिन वो मुसलमान है। ये जरूर बताना जरूरी है कि वो मुसलमान है, इसलिए उसके आग लगी। हन्नान मुल्ला वो घूम घूम के बता रहा है अलग अलग चैनलों को कि गीता देने पे उसको उसके तन बदन में आग लगी हुई है। लेकिन वो बड़ी देर से जागा मनीष जी, वो बड़ी देर से जागा। प्रधानमंत्री मोदी को 11 साल हो गए, और 11 साल में कम से कम उन्होंने 11 राष्ट्राध्यक्षों को तो दी होगी, बल्कि ज्यादा दी बिल्कुल होगी, बिल्कुल, ज्यादा लोगों सबको को। गीता, गीता तो सबको मिलता है, कुछ लोगों को राम मंदिर मिला है गिफ्ट में। ज्यादातर गीता तो प्रधानमंत्री ने मुझे लगता है हर राष्ट्राध्यक्ष को दिया है, लेकिन दिया है। बेचैनी पुतिन को दिए जाने से ज्यादा हो गई है, ये महत्वपूर्ण है। न पुतिन तो खैर इन लोगों को अब जब इसको अधेड़ को कोई वजन नहीं दे रहा, तो ये सब तो कोई कीड़े मकोड़े टाइप के हैं। इनके बारे में तो सोचना है, ये अपना जहर उगलना है। और ये सनातन धर्म और हिंदू धर्म से इनको आग लग रही है। इस हनान मुल्ला ने कभी गीता पढ़ी भी नहीं होगी, गीता पढ़ी भी नहीं होगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने गीता बिल्कुल सही समय पे दी है। और वो जो कुछ न्यूज चैनल उसका व्याख्या कर रहे थे गीता की। मेरा मानना अपना है कि युद्ध काल की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। और एक तरह से हाँ, ये प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय जो यूक्रेन से युद्ध चल रहा था, और जो थोड़ी बहुत कसर हो वो दे दी है पुतिन को, इसको पढ़ो और उसके बाद कोई नहीं है। जो पहले क्या करना है तुमको, ये किताब बिल्कुल सही संदेश देगी। और इन सबको आग बिल्कुल। इसीलिए लगी हुई है कि प्रधानमंत्री मोदी एक आक्रामक मूड में है। वो उनकी उनकी शैली कुछ और है, वो किसी और शैली में है। लेकिन वो एक तरह से पुतिन को जो रही कि सही कसर थी, वो भी उन्होंने पूरी कर दी कि जाओ, ये है युद्ध की सही किताब, और ये तुमको सही संदेश देगी ये युद्ध में क्या करना है। और ये सब लोग जानते हैं कि कृष्ण ने क्या कहा था अर्जुन से कि कोई भाई बहन कुछ नहीं, ये लड़ाई में सब बराबर है। और सब बराबर। ये अधर्म भी के साथ समझिए जो कि खड़ा है उस सबका राक्षस वध करो, चाहे वो सबको, तुम्हारा हाँ, खून सबका हो। कोई भी हो। और सबसे खास बात यह है कि आज की स्थिति में जब इनको सबको आग लगी हुई है, तो गीता किसने किसको दी थी? गीता का हाँ, ज्ञान किसने किसको दिया था? अर्जुन को कृष्ण ने दिया था। तो मैं आज प्रधानमंत्री मोदी को कृष्ण के स्थान पर देख रहा हूँ। क्या बात है। मैं कृष्ण के स्थान पर देख रहा हूँ। अर्जुन को उन्होंने दिया है वो संदेश कि जाओ, जो करना है, वो संदेश पूरा साफ है उनको। कोई उसमें बहुत ज्यादा बोलने बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपने चमचों और चाटुकारों की बात की, तो मैं दर्शकों को केवल एक एक चमचे का आज वीडियो मैंने निकाल के रखा है। मनीष जरा नीचे पड़ा दिखाइए उसको। पहले चमचे की बात सुनिए और उसके बाद उसी की बात से मैं बताता हूँ कि चमचे कैसी औंधी खोपड़ी के हैं, कहीं बेच आए हैं अपनी बुद्धि। जरा उसको भी सुनिए।
वो चमचा बता रहा है कि जो कुछ आज हो रहा है, रूस के साथ जो संबंध बन रहे हैं, ये नेहरू इसकी जड़ें जमा गए थे और नेहरू की वजह से ये डील हो रही है। जरा सुनवाइए, उसके बाद फिर बताता हूँ, ताकि उस चमचे की भी बुद्धि खुल जाए। वो मुसलमान, वो भी मुसलमान ने, वो कैसा बिलबिला रहा पहले तो देखिए कितना। और भारत में हमारे लोकतंत्र की जड़ें इतनी ज्यादा मजबूत हैं कि उन जड़ों में अगर कोई मट्ठा डाल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी डाल रही है। देखिए अभी भाजपा प्रवक्ता ने क्या कहा, कैसे मट्ठा डाल रहा है, तारीफ तो पूरे दुनिया में हो रही है। मैं बता रहा हूं, सुनिए। भाजपा प्रवक्ता ने क्या कहा कि मोदी जी की तारीफ तो पूरी दुनिया में हो रही है। अरे साहब, पूरी दुनिया में तारीफ अगर होती है तो वो भारत की होती है। अगर किसी का डंका बजता है तो वो भारत का बजता है, क्योंकि मोदी जी को एक शौक है ना अमित जी, कि उनको भारत का चेहरा चमकाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मोदी जी का चेहरा कैसे चमके, सबसे ज्यादा दिलचस्पी मोदी जी को उसमें होती है। अब आप देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी कितना कंफ्यूज रहते हैं। जो बेस 1954 से नेहरू जी को तो आप लोग मुंह भर भर के गाली देते हैं ना, लेकिन ये जो इंडो रशिया का जो बेस है, ये हमारी जो एज ओल्ड फ्रेंडशिप है, इसकी नींव तो नेहरू जी ने डाली थी ना। ये सारा मलबा उठा के नेहरू खोपड़ी पे लादने पे सारे चमचे छूटे। कई कांग्रेसियों को भी मैंने देखा, तो मैंने आज इसका वीडियो निकाला और इसके साथ मैंने जो लिखा है उसके बाद दर्शकों को कहूंगा आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। और फिर वही वाली बात आ जाती कि जो बैठे हैं बगल में भाजपा के प्रवक्ता भकुआ बने गौरव भाटिया, उनको जवाब नहीं सूझा कि इसको क्या जवाब देना है। जरा सुनिए मैंने क्या लिखा है कि समाजवादी पार्टी का मुसलमान नेता प्रवक्ता फराज अहमद किदवई मुसलमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गगनचुंबी कीर्ति पताका के खिलाफ कैसे बिलबिलाने लगा और पुतिन की भारत यात्रा की ऐतिहासिक सफलता का श्रेय पूरी बेशर्मी से जवाहरलाल नेहरू को देने लगा। यह वीडियो में देखिए, तो अभी आपने देखा किस तरह बेशर्मी से नेहरू के गाने गा रहा था, जो वो भी मुसलमान था। वीडियो में देखिए, अतः प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बिलबिला रहे समाजवादी पार्टी के मुसलमान नेता को यह याद दिलाना जरूरी है कि जिस भारत रूस संबंधों की जिस नींव की बात सपा का मुसलमान नेता प्रवक्ता कर रहा है, उस नींव ने क्या परिणाम दिया था। ये जो बता रहा है ना, नेहरू ने नींव डाली थी, तो उस नींव के क्या परिणाम देश में भुगते थे। अभी मैंने कहा ना, केजीबी बड़ी निर्मम संस्था है कि ये जो नींव डाल के गए थे, कैसी नींव डाल के गए थे और कैसे हिंदुस्तान को लूटा जा रहा था, इसको जरा समझिए। उसने यह सच भी रूस के सर्वोच्च खुफिया अधिकारी ही लिख गए हैं। आप भी पढ़िए और अब बताता हूं क्या लिख गए हैं। वासिली मित्रोकिन नाम के रूसी जासूस ने 2 भागों में प्रकाशित अपनी किताब मित्रोकिन आर्काइव में लिखा है कि 1973 से भारत के 10 बड़े अखबारों को रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी नियमित रूप से एक मोटी रकम दे रही थी। उस दौरान केजीबी ने 1973 से 1975 की समयावधि में उन अखबारों में कांग्रेस और इंदिरा गांधी के पक्ष में 17,000 से अधिक खबरें छपवाई थी। उस समय भारत का एक सर्वाधिक नामी गिरामी पत्रकार उसे केजीबी द्वारा दी जा रही मोटी रकम के बदले में देश के उन 10 अखबारों और पत्रिकाओं में अमेरिका के खिलाफ जमकर जहर उगलते लेख लिखा करता था तथा भारत में अमेरिका के खिलाफ और रूस के पक्ष में वातावरण बनाने में जुटा रहता था। ये नींव डाल के गया था जवाहरलाल नेहरू। और अभी इसकी कुछ और बातें बताऊंगा। उन्हीं गोपनीय दस्तावेजों में यह गोपनीय सूचना भी दर्ज थी कि ये मनीष जी ये बड़ा शर्मनाक है, लेकिन ये सच है, क्योंकि ये मित्रोकिन आर्काइव में लिखा हुआ है कि उन्हीं गोपनीय दस्तावेजों में यह गोपनीय सूचना भी दर्ज थी कि तत्कालीन सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के 2 दर्जन सांसदों समेत तत्कालीन कांग्रेस सरकार के 4 कैबिनेट मंत्री भी केजीबी एजेंट के रूप में सक्रिय थे। ये केजीबी एजेंट के रूप में 4 कैबिनेट मंत्री और 2 दर्जन सांसद कांग्रेस के जासूसी कर रहे थे हिंदुस्तान की केजीबी के लिए। केजीबी इनको मोटी रकम दे रही थी। और ये इतना ही नहीं, आगे कुछ और भी लिखा है कि सक्रिय थे और मोटी रकमों के बदले में केजीबी को महत्वपूर्ण गोपनीय सूचनाएं पहुंचा रहे थे देश की। स्थिति इतनी बदतर थी कि केजीबी के तत्कालीन मेजर जनरल ओलेग कलिगुनिन ने भारत से संबंधित केजीबी की अपनी गुप्त रिपोर्ट में यह लिखा था कि ऐसा लगता है कि मानो पूरा देश बिकने को तैयार खड़ा है। यानी इट सीम्ड लाइक द एंटायर कंट्री वाज फॉर सेल। ये वहां का जो चीफ था केजीबी का, ये उस समय लिख रहा था सन 1975 में। उस संघ की शाखा में नहीं जाता था,
वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं था। तो जिस नेहरू के बता रहा था कि नेहरू बड़ी न्यूज यहाँ पे जमा के गया था भारत और रूस की दोस्ती की, तो नेहरू कैसी न्यूज जमा के गया था ये चीज बता रही है कि मित्रों आर्काइव जो रूस में लिखी हुई किताब है और उसके दस्तावेज पूरी दुनिया में बिके हैं। खाली हिंदुस्तान के बारे में नहीं, पूरी दुनिया की सूचनाएं थी। उन्हीं में एक अध्याय जो पार्ट 2 है मित्रों के आर्काइव का, उसके अंदर ये है। और ये चमचा गा रहा था ना कि नेहरू ने ये कर दिया, नेहरू ने वो कर दिया, तो नेहरू क्या करके गया था, उसकी फसल कैसे काट रहा था भारत, ये आपने देखा। और ये बता दूं मनीष जी, ये जो 4 कैबिनेट मंत्री लिखे हैं, इनमें एक कैबिनेट मंत्री ऐसा है जो बाद में भारत का प्रधानमंत्री भी बना था। बिल्कुल ये कांग्रेस की देन है, ये कांग्रेस की देन है। और वो प्रधानमंत्री कैसे पाकिस्तान के बाद में एजेंट बना और उसका मलबा पूरा मोरारजी देसाई के ऊपर डाल दिया गया। कुछ रा के अफसरों ने उसमें गाना गाना शुरू कर दिया। मोरारजी देसाई के बारे में मैंने बड़ा विस्तृत दिखा, शायद एक बार प्रोग्राम भी किया था। मोरारजी देसाई नहीं, मोरारजी देसाई नहीं, प्रधानमंत्री का जिक्र भी है, उस प्रधानमंत्री का जिक्र भी है उस वीडियो में पूरा। हाँ हाँ, उसमें जिक्र है कि वो जो 4 कैबिनेट मंत्री थे उसमें आगे जाकर एक देश का प्रधानमंत्री बना। और उस आदमी के बारे में क्या लिखा जा रहा है मित्रों के आर्काइव में, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये नेहरू की देन थी। और नेहरू की एक देन तो और थी मनीष जी, कि किस तरह से वो गुलामी कर रहा था रूस की, कि वो जो उसका विदेश मंत्री था कृष्णा मेनन, जिसको बाद रक्षा मंत्री भी बनाया, विदेश मंत्री भी बनाया, उसके नेहरू से भगवान जाने कौन से संबंध थे, कि वो आदमी सीढ़ी था, वो सेक्स मैनियक था, बिजली के झटके लेता था, नशेबाज था। लेकिन उसके बारे में किसी और ने नहीं, किसी संघ वाले नहीं, किसी भाजपाई ने नहीं, उसके बारे में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने नेहरू से शिकायत की थी कि ये रूस का जासूस है और ये हमारी जासूसी करके रूस को खबरें पहुंचाता है। वीके कृष्णा मेनन, ये नेहरू कैसा हगा मुता था नेहरू ने, ये अच्छे से समझो। ये जो चमचे आगे, मैंने कहा मुसलमान था, समाजवादी पार्टी का मुसलमान नेता प्रवक्ता। तो एक तो आपने देखा हो कैसे तिलमिला बिलबिला रहा था, तो नरेंद्र मोदी की बात कीर्ति पताका ऊपर जा रही है और आगे नेहरू को गाने गाने लगा। तो ये समझिए कि नेहरू ने नींव नहीं रखी थी। नेहरू ने विदेश नीति के नाम पर इस देश में कैसा हगा मुता था कि आज तक वो देश बटोर रहा है, चाहे वो चीन हो और चाहे वो कश्मीर हो। तो नेहरू का हगा मुता 77-78 साल से ये देश बटोर रहा है, उसकी बात करो। नेहरू ने कोई नींव नहीं रखी थी, नींव रखी थी तो बताया ना, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री उसके विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री की शिकायत कर रहा था, ये रूस का जासूस है, नाम था उसका वीके कृष्णा मेनन। तो ये चीजें समझ में आती है कि कितना जो चमचे हैं उनमें कैसी बौखलाहट है, कैसे तिलमिलाए हुए हैं। बिल्कुल, तब ये समझ में आएगा कि ऐसी क्यों बेचैनी है कि रशियन प्रेसिडेंट को गीता दिया गया, इसमें बेचैनी है। हाँ। और बेचैनी इस बात को है कि उस नेहरू के सो कॉल्ड वंशजों को प्रधानमंत्री निवास में 2 कौर भोजन नहीं मिल पाया। हाँ, तो हाँ। इसीलिए कहने प्रधानमंत्री भी हमला सही जगह करते हैं। सोचिए इन लोगों की औकात क्या कर दी है। मुझे लगता है कि आज सोनिया को, माँ बेटे को दोनों घर में समझ में आ रहा हो। हाँ, इनको समझ में आ रहा है किस तरह से इन्होंने उस प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बेइज्जत किया था। अब इनको समझ में आ रहा होगा कि इन्होंने कितना बड़ा पाप किया था। देखिए, कुछ भी हो, हम उससे असहमत हो जब हो, लेकिन 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे, तो पहला अधिकार उनका होता था। लेकिन किस तरह से सोनिया अपमानित करके आगे बढ़ के फोटो खिंचाती थी, हाथ मिलाती थी, ये पूरा देखा, उसके एक नहीं दर्जनों वीडियो।